पैकेट देते हैं 250 ग्राम, क्योंकि बीमारियों में मरीज, बुढ़ा और बच्चा, ये तीन के लिए तो अमृत है बकरी का दूध। अमृत में और दूध में कोई फर्क नहीं है। बकरी के दूध डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको बकरी का दूध पिला। अब वो बकरी का दूध बाहर आके ढूंढते हैं, स्टॉल पे मिल जाता है, 200 रुपए की पैकेट। अब 10,000 की दवाई खिला रहे हैं, आप 200 रुपए का दूध पिला दो, ये तो शरीर में पी रहा दवाई तो और उल्टा नुकसान कर रही। तो दूध की मेडिसिनल वैल्यू, दूध की सुपाच्यता, दूध के गुण का प्रचार प्रसार न होने की वजह से बकरी के दूध का महत्व नहीं है। अन्यथा बकरी के दूध से बढ़िया दूध कोई नहीं है। जब आप लोग ट्रेनिंग करके जाएंगे और आप बकरी के दूध के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से, और हमारी CIRD भी लगी हुई है, मैंने भी पिछले 40 साल जहाँ भी गया हूँ दूध के बारे में बताया है, तो लोगों में जागरूकता आई है। तो दूध की भी कीमत अच्छी मिलने वाली है। इसलिए आप ये न सोचें कि बकरी को सिर्फ और सिर्फ मांस के लिए ही पालना है, बकरी को दूध के लिए भी पालना जरूरी हो जाए। तो इस तरीके से प्रत्येक पहलू पर विचार करके देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम कि बकरी पालने का व्यवसाय अगर किया जाए तो वो घाटे का नहीं है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने एक पहलू पर विचार कर लिया कि बकरी पालना बहुत अच्छा है, आसानी से पल जाती है, चारे भी ऐसे हैं कि वो हर जगह उपलब्ध है, आग ढाक तक को नहीं छोड़ती। जो जई, बरसी, मृजिका, ग्वार, ज्वार, लोबिया, सभी घासें, सभी पेड़ों की पत्तियां कुछ भी तो नहीं छोड़ती है। कुछ भी मिल जाए सब खा लेती है। जब सब खा लेती है तो ऐसे जानवर के लिए चारे की क्या कमी? जो है उसी को खा लेगी, तो चारा तो भरपूर है, तो चारे की कमी नहीं। आवास की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, पालना आसान, कीमत कम, लाभ का जो उद्देश्य है वो बहुत ऊपर है अन्य उद्देश्यों से। तो इन सब चीजों पर विचार करके देखते हैं तो फायदा है, पालना चाहिए। लेकिन पालना चाहिए से पहले पालना आता है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बकरियां ले गए ये समझ के कि बकरी पालने में बहुत फायदा है, लेकिन बकरियां जब मरती हैं तो बाड़े के बाड़े साफ होते हैं, और एक बार बाड़ा साफ हुआ नहीं और आप जुआ डाल के बैठ गए, फिर नहीं काम करोगे। अरे यार मर जाती है, बेकार का काम। और मरती 2-2, 2.5 रुपए के लालच में, उसकी जानकारी न हो तो बकरी जितना बड़ा लाभ देती है उतना बड़ा नुकसान भी करती है। लेकिन नुकसान को रोका जा सकता है और लाभ को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लाभ होने की परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मांस खाने वालों की संख्या दिन रोज बढ़ रही है। बकरी के मांस की मांग, बकरी के खाल की मांग, बकरी के बाल की मांग, बकरी के कुर्तियों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही है। बकरियों का 47% सड़ालन होने के बाद भी 47% बकरियों को हर वर्ष काट दिया जाता है, उसके बावजूद भी 3.5% की वृद्धि हो रही है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें उत्पादन क्षमता कितनी ज्यादा है, कि इतना कटान होने के बाद भी बकरियां बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें इस तरफ इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि ये व्यवसाय लाभ का है, लेकिन जानकारी के बाद। और जानकारी जब तक नहीं है तब तक इस व्यवसाय में उतरना ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फ्लैग में उनका जो है आउटब्रेक आता है, और एक बार आउटब्रेक आ गया तो सब चौपट कर जाए। और उस आउटब्रेक को रोकना, अच्छा प्रबंधन करना, ये आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रबंधन करें जिससे जिस बकरी से आप साल में 5,000 कमा रहे थे उससे 15,000 कमा सके, उसी बकरी से।
वो तकनीकी ही हमने ईजाद करी है CIRP में, और उन तकनीकियों को हम आप तक बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। और बीमारियों को कैसे रोका जाए, बीमारी आने ही न पाए ऐसा प्रबंधन कैसे किया जाए, और अगर प्रबंधन में कमी रहने के कारण कोई बीमारी आ भी जाती है तो उसकी पहचान क्या है, क्या वो कौन सी बीमारी है, उसका इलाज क्या है। इसमें जब आप पारंगत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बकरियों को मरने से बचाना है। बकरियों का सही प्रबंधन ही बकरियों में लाभ दे सकता है। अगर कुप्रबंधन किया तो बकरियों में लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर बकरियों में कुप्रबंधन से लाभ होता तो आज बकरी पालक जो वो सबसे बड़े रईस होते, लेकिन वो रईस नहीं है। 100 200 500 बकरियां है राजस्थान में, लेकिन वो ही रोटी है, क्योंकि उन पर सही ढंग से उनसे लाभ लेना आता ही नहीं। और मेरा ही एक स्टूडेंट दीपक पाटीदार, वो 1 लाख रुपया पर डे कमा रहा है बकरियों में से, 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। कई अन्य फार्म भी बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे खोल के देखिए। और एक परंपरागत बकरी पालक है, वो वही का वही मुड़ासा, वही फटी पनाह पैरों में और वही दंगी हाथ में, बकरियां 50 हैं उसके को। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम CIRP में शुरू किए गए, और उन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें बकरी पालन क्यों करना चाहिए, और बकरी पालन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें पहले वैज्ञानिक ढंग से सही तरीके से बकरी पालना सीखना चाहिए। जब हम किसी चीज के जानकार हो जाएंगे तो फिर हम उस चीज में धोखा कम खाएंगे। हालांकि आप ये न समझें कि जानकार धोखा नहीं खाते, जानकार भी धोखा खा जाते हैं। उसका कारण है तकदीर और तदबीर। आदमी की तकदीर और तदबीर दोनों साथ नहीं देती है तब तक काम नहीं बनता। हालांकि मैं भाग्यवादी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि भाग्य का भी तरक्की में कहीं न कहीं कोई रोल जरूर है। कभी कभी बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम बहुत से कामों में सफल नहीं हो पाते। मैं आपको अपने एक जीवन की एक घटना बताऊंगा कि मैं इंटरमीडिएट में जब पढ़ रहा था तो मेरा अपने स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थियों में नाम था, और उस जमाने में प्रथम श्रेणी में पास होना बड़ा सम्मानीय माना जाता था। और मैंने कक्षा 8 में अपना मथुरा जिला टॉप किया था, और उसके बाद हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, लेकिन इंटरमीडिएट में आके मैं फेल हो गया। फेल भी कैसे हुआ कि मेरे सभी सब्जेक्ट्स में 60% से ऊपर नंबर थे थ्योरी में, लेकिन फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जानबूझकर एग्जामिनर मुझे 0 दे के गया। और मैं ही नहीं, मेरे साथी 8 लड़के थे जो होशियार बच्चों में जो फर्स्ट डिवीजन वाले थे, उन सबको 0 दिया उसने। प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होती हुई, कारण हमारे जो लेक्चरर थे उनसे उनका बात विवाद, वो मांसाहारी थे, और वो हमारा स्कूल था, वो मास्टर हमारे सभी शाकाहारी थे। उन्होंने मांसाहार की मांग की, वो उन्होंने लाके नहीं दिया, वो नाराज हो गए। उन्होंने जो लड़के लिखे थे 8 कि इनको अच्छे नंबर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट डिवीजन आने वाले लड़के, उन्हीं 8 को 0 देंगे। हम फेल हो गए भाई साहब। अपने बगीचे, हमारे खेत पर एक आम का बगीचा था, हम वहाँ बड़े बड़े रो रहे थे। बड़ा कष्ट हुआ कि हम फेल है कि हम नंबर हमारे 386, टोटल 500 में से 386, लेकिन फेल। उस समय क्या है, प्रैक्टिकल में फेल तो सब में फेल, ये नियम था। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। तो वहाँ डॉक्टर साहब को अटेंड करो, तो वहाँ पर जो है एक महात्मा हमारे आते रहते थे, वो आए, उन्होंने बच्चा कैसे रो रहा है, बाबा हम बहुत मेहनत से पढ़े फिर भी हम फेल हो गए। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे, मैं वो आपको भी बताता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो आप परेशान न हो। तो उन्होंने बताया, मैंने बेटा
एक बाग में जैसे ये आम का तेरा बगीचा है, ऐसे ही एक बगीचा था, उसमें आम लगे हुए थे और एक अंधा और एक लूला इसके दोनों पैर खराब के वो पड़े हुए थे। माली आया, उसने देखा आम लगे हुए हैं लेकिन एक अंधा है एक लूला है, ये नुकसान नहीं कर सकता, वो चला गया। बाद में उस लूले ने अंधे से कहा कि भाई अगर तू मुझे अपने कंधे पर बैठा ले तो मैं आम तोड़ के खिला सकता हूँ। भाई बैठ जा भैया। तो अंधा बैठ गया, उसके पास आके उसने बुला दिया आवाज से और वो लूला उसके कंधे पर चढ़ गया और वो खड़ा हो गया, वो आम तक पहुंच गया वो लूला और उसने सब आम तोड़ के खा लिए। सुबह माली आया, उसने देखा भाई आम किसने खाए? हमने। वो बोला क्या बकवास करता है, तुझे तड़का नहीं जाता, इसे दिखाई नहीं देता, तुमने कहाँ से आम खा लिए? उसने कहा भैया इस अंधे ने मुझे कंधे पे बिठाया और मैंने आम तोड़े, दोनों ने खाई। कहने का तात्पर्य है बेटा, उसने मुझे समझाया कि भाग्य अंधा है और पुरुषार्थ लंगड़ा है। हमारा जो भाग्य है वो अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। भाग्य को रास्ता कौन दिखाता है? हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, हमारी लगन, ये भाग्य को रास्ता दिखाती है। और जब भाग्य उसकी बात मान लेता है और अपने कंधे पर बिठा लेता है तो हमें सफलता मिल जाती है। लेकिन अगर अंधा भाग्य अड़ियल हो जाता है, वो अगर कंधा नहीं देता है तो पुरुषार्थ बेकार चला जाता है। तो कभी कभी जब भाग्य सहारा नहीं देता तो पुरुषार्थ भी बेकार जा सकता है। लेकिन घबराए नहीं, लूला फिर कोशिश करेगा तो भाग्य को मना देगा, अंधे को मना देगा। भाई भाई मान जा, दोबारा फिर प्रयास करोगे तो कब तक नहीं मानेगा। भाग्य को चेताने वाला, भाग्य को बढ़ाने वाला, भाग्य को रास्ता दिखा